हाँ जी बेटा, वी स्टार्टेड मोमेंट्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। चैप्टर का नाम है मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, चैप्टर का नाम ये है। हमने मोमेंट्स से स्टार्ट किया था। तो आज बेटा अस्सलाम वालेकुम। फोर्स क्या होती है? फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है, टेंडेंसी टू टर्न। हर फोर्स टर्न करना चाहती है, इसको बोलते हैं मोमेंट। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारी लाइफ में टर्निंग ज़्यादा है, मूवमेंट कम है, बल्कि मूव होने के लिए भी टर्न होना पड़ता है। गाड़ी का टायर टर्न होगा तो गाड़ी आगे चलेगी। ठीक है, स्विमर के बाजू टर्न होंगे तो आगे तैरेगा। अच्छा भाई, मोमेंट की एग्जाम डेफिनेशन क्या है? इट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। हारिस, ये मार्कर थोड़ा सा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, ब्लैक वाला चाहिए मुझे। फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। अच्छा भाई, ये एग्जाम डेफिनेशन है मोमेंट की। व्हाट इज मोमेंट? इट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। पिवट क्या होता है? वो फिक्स पॉइंट जिससे बॉडी टर्न कर सकती है। आप किसी भी पॉइंट को पिवट एज्यूम कर सकते हैं जी। ओके, ये वन नहीं है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का ना सिंबल होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा डिस्टेंस जो पिवट से चलेगा और लाइन ऑफ एक्शन के साथ 90 का एंगल बनाएगा। अगर ये पॉइंट है, इस पे बॉडी घूम सकती है, मैं फोर्स यूं अप्लाई कर रहा हूं। ओके, अब ये एंगल है से 40 डिग्री से, और ये डिस्टेंस है कोई भी डी डिस्टेंस है। अगर मैंने मोमेंट कैलकुलेट करना है तो एफ इंटू डी नहीं होगा भाई। क्यों? एफ और डी में तो 90 का एंगल है ही नहीं। मुझे इस एफ के साथ उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है जो पिवट से चलेगा, और इस लाइन के साथ मिनिमम डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस सपोज एक्स है, तो मोमेंट क्या होगा? एफ इंटू डी नहीं होगा, एफ इंटू एक्स होगा। तो इन दोनों में कौन सा एंगल होना जरूरी होता है? 90 डिग्री एंगल। कल बात की थी हमने। क्लियर? आगे चलें। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था मोमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस करने के स्टेप्स सीखते हैं हम लोग। हम क्वेश्चन ही याद कर सकते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली। ए फॉर एरोज, पी फॉर पिवट, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइप ऑफ मूवमेंट, और ये इक्वेशन हम ये अप्लाई करते हैं। यानी कन्फ्यूजन? एक क्वेश्चन कर लें फिर आगे चलें। एक कर लें रिवीजन के लिए। डस्टर नजर आ रहा है किसी को आसपास? मुझे क्यों नहीं आ रहा नजर? टिश्यू? चलो इससे जी जनाब, मोमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। रिजल्टेंट मोमेंट निकालते हैं। कैसा करूं? ऐसे कर लेते हैं। ये पिवट है, गिवन है। एक फोर्स ये लग रही है 80 न्यूटन्स 10 सेंटीमीटर। एक फोर्स ये लग रही है 40 न्यूटन्स 12 सेंटीमीटर है। एक फोर्स ये लग रही है 100 न्यूटन्स, और बेटा ये डिस्टेंस गिवन है आपको से 15 सेंटीमीटर। और एक और फोर्स लगाएंगे, बहुत है, चलिए बहुत है। हाँ जी, एक बॉडी है, रॉड है, स्टिक है, हैंग हुई है इस पिवट पे। इस पे 3 फोर्सेस दिखाई गई हैं, एक ये। क्या निकालना है? फाइंड रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट। वी हैव टू कैलकुलेट रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट। हमने रिजल्टेंट मोमेंट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे बच्चों? करें, आंसर निकालने ट्राई करें। जी, स्टेप्स अप्लाई करें। आंसर आ गया किसी का? नहीं आया?
ओके आ गया? नहीं, उधर का ज़्यादा है ना, क्लॉकवाइज चेक करो। नहीं, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है ना, डिस्टेंस डबल से भी ज़्यादा है। फोर्स आधी है लेकिन डिस्टेंस डबल से भी ज़्यादा है, तो मोमेंट इधर को निकलेगा। अच्छा कर लेते हैं कैलकुलेट। हाँ जी, सबसे पहले एरोज ड्रॉ ऑलरेडी एग्जामिनर ने कर दिया आपको, पिवट भी दे दिया आपको, आपकी हेल्प कर दी, एरोज भी है पिवट भी है। डिस्टेंस एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। डिस्टेंस, हमें वो डिस्टेंस चाहिए जो पिवट से चलेगा और इस लाइन के 90 का एंगल बनाएगा। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, डिस्टेंस विल बी वर्टिकल, तो ये 10 ही है ना पुत्र। लेकिन क्या करें, इसको ब्रैकेट में लिख दें ताकि बाद में ढूंढना ना पड़े। डिस्टेंस को ना ब्रैकेट में लिख दिया करें साथ। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि ऐसे करेंगे तो नंबर मिलेगा, नहीं, जैसे मर्जी कर लें आप, लेकिन ऐसे करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। हाँ, इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा भी, ये 40 न्यूटन फोर्स है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस क्या होगा, वर्टिकल। कितना डिस्टेंस है यहां तक बेटा? 10 + 12 22, ब्रैकेट में लिख दें 22। और ये तो घुमाना कैसे चाह रही है, कैसे चेक करते हैं कौन सी फोर्स कैसे घुमाना चाह रही है? पेन को, पेंसिल को या किसी भी चीज को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्लेस करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्लेस करते हैं, पिवट वाली जगह को फिक्स कर लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में धक्का मारते हैं। 80 कैसे घुमाना चाह रही है, उधर को लग रही है, उधर को, आप रस्सी से इसको उधर को पुल कर रहे हैं, तो कैसे घुमाना चाह रही है बेटा? नहीं एंटी, बेटा घड़ी की सुइयों यूं चलती है ना, ये उसके ऑपोजिट जा रही है, तो क्या है मेरा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश। ओके, इसका मोमेंट चेक करें, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पेन रखना है, पिवट वाली जगह से इसको होल्ड करना है, हिलने नहीं देना यहां से, फोर्स की धक्का मारे, फोर्स लेफ्ट पे लग रही है, लेफ्ट पे धक्का मारे, क्लॉकवाइज। शाबाश मेरा बेटा। अभी एक फोर्स रहती है 10 न्यूटन फोर्स, कितना डिस्टेंस है इसका? 10 + 12 + 15 है कि नहीं है? ये 27 + 10 37 है डिस्टेंस। कौन कह रहे हैं, हाथ ऊपर करें। गुड गुड। ओके, कौन कह रहे नहीं है? आप कह रहे हो नहीं है, शाबाश बेटा। ये फोर्स वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, पहले बताओ। ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल। तो क्या डिस्टेंस वर्टिकल हो सकता है? नहीं हो सकता ना बेटा। आपको पता है ना, अगर फोर्स वर्टिकल है तो 90 डिग्री का एंगल उससे कौन बनाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो आप ये डिस्टेंस ही ले सकते हैं जो फोर्स के लॉन्ग डिस्टेंस है। तो फिर कौन सा डिस्टेंस लेना है? अच्छा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं। इसका लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट कर रही है, इट इज पासिंग थ्रू द पिवट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका अंडा 0 है, इसका मोमेंट नहीं है। ये घुमाना नहीं चाह रही, ये तोड़ना चाह रही है, नीचे गिराना चाह रही है, ठीक है। इसका टर्निंग इफेक्ट 0 है बेटा। इसका लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू द पिवट। फोर्स वर्टिकल, इसके अलॉन्ग डिस्टेंस थोड़ी लेंगे आप, तो इसके परपेंडिकुलर, हाँ अगर पिवट यहां होता तो ये डिस्टेंस लेते। अच्छा भी, अब ये कितना मोमेंट आ गया था, ये 800 है और ये 880 है मेरे ख्याल से, है ना। तो ये ज़्यादा है वो कम है, तो रिजल्टेंट मोमेंट किससे निकालेंगे? ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज। बेटा क्लॉकवाइज कितना है? 40 × 20, 40 × 22 माइनस एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 80 × 10, 800 × 10। तो सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आता है? 80 न्यूटन क्या? सेंटीमीटर। हमने डिस्टेंस सेंटीमीटर यूज किया है। 80 न्यूटन सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। बेटे कल का काम है जो मैंने आज प्रैक्टिस कराया। जी बेटा, बिल्कुल जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। अगर तो 1 नंबर है तो ऑब्वियसली नहीं है, 2 नंबर है तो 1 नंबर इसी का होता है बताने के लिए। किसी बेटे को समझ में ना आया हो तो आगे समझ में, तो आगे चलो। हमने बहुत प्रैक्टिस करी है अभी, डोंट यू वरी। अभी तो इक्विलिब्रियम में क्वेश्चंस करने हैं। अभी हम रिजल्टेंट मोमेंट निकाल रहे थे। आपको क्लियर है बेटा? शाबाश। हाँ भाई, हेडिंग लिखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG। डिस्टेंस नहीं मिल रहा हारिस बेटा मुझे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किस किस को पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? पता होगा यार, गुड। क्या होता है बताओ? गुड ट्राई, नॉट बैड, लेकिन ये थोड़ा सा इसको रिफाइन करें। हाँ जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एब्रीविएशन मैं लिख लेता हूं ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े लंबा सा काम।
एग्जाम में ना लिखेगा सीओजी, पूरा लिखेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारे मार्कर्स मरने वाले हैं मेरे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां से वेट एक्ट नहीं करता, वेट एक्ट होते हुए अपीयर होता है। हम लिख देना, इट इज अ पॉइंट थ्रू विच एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स रॉन्ग, मे बी कंसिडर टू एक्ट, अपीयर्स टू एक्ट, फिर सही है। तो ऐसा पॉइंट जहां से लगता है कि वेट नीचे एक्ट कर रहा है। देखो ना, इस मार्कर को हमें क्या लग रहा है, कहां से खींच रही है अर्थ, ये खींच रही है यहां से। अगर मैं यहां पे रख दूंगा ना फिंगर, तो ये नीचे नहीं गिरेगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि खींच ही यहां से रही है। सॉरी, हो जाएगा हो गया ना। तो यहां से हमें, अगर मैं यहां पे इसके अलावा कि यहां तक रखूंगा तो गिरेगा, यू नो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, लिखिए डेफिनेशन, एग्जाम डेफिनेशन। इट इज अ पॉइंट एट विच all weight of the body considered to act, all weight of the body is considered to act, appears to act, considered to act, all weight of the body may be considered to act, it appears to act, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ पॉइंट थ्रू विच लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पासिस। अब लिखिए, समझाता हूं। इट इज अ पॉइंट थ्रू विच line of action of weight passes. It is a point through which line of action of weight passes. Center of gravity. Definition पहले वाली है, it is a point at which all weight of the body may be considered to act, appears to act. ये center of gravity है। या it is a point through which line of action of weight passes. वेट की जो लाइन पास करेगी। ओके, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स कैन बी बैलेंस्ड एट देयर COG, ऑब्जेक्ट्स कैन बी बैलेंस्ड एट देयर COG, ऑब्जेक्ट्स कैन बी बैलेंस्ड एट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर तो बॉडी यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिडल में होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा। यूनिफॉर्म रॉड है तो लेंथ के हाफ पे होगा। यूनिफॉर्म रेक्टेंगल है तो जहां पे डायगोनल्स कट करते हैं वहां पर होगा। यूनिफॉर्म सर्कल है तो उसके मिडल में होगा। तो लिखिए, इफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म, इफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म, if the body is uniform, then center of gravity will be, if the body is uniform, then center of gravity will be at its geometrical center. Center of gravity will be at its geometrical center. Bracket में लिखना middle. If the body is uniform, then center of gravity will be at its geometrical center. For example, ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? अगर 10 मीटर है तो बिल्कुल मिडल 5 मीटर पे होगा, ये होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसका जो वेट यहां से एक्ट करेगा ना, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट इसी से गुजरेगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट। अगर ये सर्कल है, सर्कुलर लैमिना है, तो बिल्कुल सेंटर पे होगा, यूनिफॉर्म सर्कल। अगर यूनिफॉर्म रेक्टेंगल है तो जहां पे इसके डायगोनल्स कट करते हैं वहां पर होगा। प्लीज ड्रॉ करें, ड्रॉ करें जी। क्या होगा? ओके, बता दो, निकालना पड़ेगा। अच्छा बेटा देखो, अगर ये बॉडी ऐसी है, नॉन यूनिफॉर्म, लिसन, ये ऐसी है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? बीच पे तो नहीं होगा। बीच में अगर करेंगे तो क्या इस साइड पे कम मैटर है ना, इस साइड पे ज्यादा मैटर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे शिफ्ट होता है? ज्यादा मैटर की तरफ। तो अंदाजन किधर होगा? मिडिल में नहीं होगा, यहां पे कहीं पर होगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे शिफ्ट हो जाता है? जहां पे मैटर ज्यादा होता है, जहां पे मैटर ज्यादा होता है।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे शिफ्ट, इसका ये COG होगा। यूनिफॉर्म बॉडीज है तो मिडल में होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे मैटर ज़्यादा है। ओके, अब इस तरह की कुछ शेप है कैसे बनाऊं? इस तरह का कार्डबोर्ड है, इस तरह का इर्रेगुलर लैमिना है, कार्डबोर्ड है, गत्ता गत्ता कार्डबोर्ड। मुझे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो एक अप्रोच तो पता क्या है, इसको फिंगर पे बैलेंस करें, हिला के उधर उधर, इधर गिर रहा है तो थोड़ा पीछे कर दें। हाँ, इसको फिंगर पे बैलेंस करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। लेकिन लैब में हम कैसे करते हैं, हम इसके साथ प्लम लाइन हैंग करते हैं, पता है आपको? लिखिए, फाइंडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर लैमिना, फाइंडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर लैमिना। हाँ, ये इर्रेगुलर शेप, फाइंडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर लैमिना। इस तरह की शेप है जी, कोई टू डायमेंशनल ऑलमोस्ट, चलिए ट्रेपीजियम लाइक शेप है ये। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बेटा मैंने यहां पे होल करने, एक होल मैंने यहां कर दिया, एक होल यहां कर दिया, और भी कर सकते, यहां भी कर दिया होल, पिन होल्स, बिल्कुल छोटे छोटे से पिन से होल कर दिए। अच्छा, अब मैं इसको हैंग करूंगा, ये होल A B C, दो भी काफी होते हैं। तो पहले मैं इसको C या A किसी एक होल से हैंग कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने C से हैंग कर दिया तो ये यूं हो जाएगा। यहां पे एक कॉमन पिन पास की, इसको यहां से हैंग कर दिया, इस तरह हैंग किया कि छोड़ो तो ये फ्रीली ऑसिलेट करे। ये पिन कॉमन पिन है, पीछे स्टैंड है, ये स्टैंड होता है ना, स्टैंड के साथ हमने क्या लगा दी, यहाँ पे पिन लगा दी, पिन के साथ इसको हैंग किया हुआ, यूं करके है। ये तो नज़र आपको ऐसे आ रहा है। ये 3D बनाने की नाकाम कोशिश करो, नाराज़ ना होइएगा, मुझे बनानी नहीं आ रही। ये ऐसे कुछ ऐसे हैंग किया हुआ। हाँ, ये पिन से हैंग कर दिया इसको जब छोड़ेंगे ना तो ये फ्रीली ऑसिलेट करे। अच्छा, अब क्या करूँगा, यहाँ पे पिन के साथ आई विल हैंग द प्लम लाइन। प्लम लाइन पता है आपको, प्लम लाइन क्या होती है? वो जो दीवार बनाते हैं मेसन्स, उन्होंने धागे के साथ एक वेट सा होता है, यूं करके प्लम लाइन, इसको प्लम लाइन बोलते हैं। प्लम लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है ना, आपने दीवार टेढ़ी बनाएंगे तो गिर जाएगी, सीधी बनानी है तो हम पता है क्या, प्लम लाइन हैंग करके देखते हैं कि दीवार सीधी बनाई है कि नहीं बनाई। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के काम आती है, वर्टिकल प्लम लाइन। आप पेंडुलम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो क्या करें, मैं इसी जहां पिन निकली हुई है ना, यहां से हैंग कर दूंगा प्लम लाइन, इसी पिन के साथ इससे आगे क्या हैंग कर दूंगा, प्लम लाइन हैंग कर दूंगा। अच्छा, जब ये रुक जाएगी तो धागे के नीचे यहां पे लगा दूंगा डॉट, ये डॉट लगा दिया, यहां पे डॉट लगा हुआ है। कौन से? सी पिन से हैंग किया था, सी होल से हैंग किया था। जहां पे हैंग किया इट शुड ऑसिलेट फ्रीली, और उसी के साथ हमने क्या हैंग कर दिया, प्लम लाइन। प्लम लाइन जहां से गुजर रहा है, जब ये रुक गया बिल्कुल, प्लम लाइन के पीछे पेंसिल से डॉट लगा दिया, डॉट, ये डॉट लग गया। अब ये लाइन लगा ली, इसको उतारने के बाद यहां पे एक लाइन लगा दी। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे कहीं पर है, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस लाइन पर कहीं पर है। अब क्या करूंगा, अब मैं इसको इस होल से हैंग करूंगा, इससे, ये कौन सा था, ए। अब दोबारा हैंग करूंगा इसको इस वाले होल से। जब इस वाले होल से हैंग करेंगे तो आपको ऐसे कुछ नजर आएगा। ये स्टैंड है, यहाँ पे पिन है, अब कैसे नजर आएगा, ऑलमोस्ट यूं हैंग हुआ है ना, यूं करके कुछ आएगा ना, है ना, लाइक कैसे कुछ हो जाएगा, जैसे भी हो जाएगा, जैसे भी हो जाएगा। उसके साथ क्या लगाएंगे आप, जहाँ पे ये पिन निकल रही है, इसके साथ क्या हैंग कर देंगे, प्लम लाइन। क्या हैंग कर देंगे, पहले आपने एक होल से हैंग किया प्लम लाइन, एक लाइन लगी हुई है इसके ऊपर ये लाइन हमने लगी हुई है पहले ही, ये ड्रॉन है ऑलरेडी लाइन। अब मैंने दूसरे होल से हैंग किया, जब ये फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है, इट इज ऑसिलेटिंग फ्रीली, तो उसके सामने क्या हैंग कर दिया, प्लम लाइन, पेंडुलम या प्लम लाइन हैंग कर दी। अब इसके नीचे भी डॉट लगा दिया,
ठीक है, ये डॉट यहाँ पे, ये डॉट मुझे यहाँ पे मिला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, ये डॉट यहाँ पर है। अब ये लाइन लगा देंगे जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आप फिंगर से रख के बैलेंस करके देख लें, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, जहाँ भी बनेगा, मैं तो अंदाजे से बनाया आपको। तो इर्रेगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड अ पेन, पेन चाहिए आपको, यू नीड अ प्लम लाइन, और इसको हैंग करने के लिए स्टैंड चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कॉर्नर्स पे होल करते हैं, अभी से भी हैंग कर लें, वो जो बी से जब हैंग करेंगे ना, बी पॉइंट कहाँ पे था, ये था सी, ये था ए, बी पॉइंट ये है ना, जब यहाँ से हैंग करेंगे ना तो आपका यूं लाइन बनेगी, यूं ये लाइन यूं बन जाएगी, ये भी यहीं से गुजरेगी। तो समझ आ गया आपको क्या करेंगे, इर्रेगुलर लेमिना लिया, उसके कॉर्नर्स पे एक दो जगह पे होल्स कर दिए, इस तरह होल किए कि जो लाइनें बने ना वो यूं दूर दूर कट करें, ऐसे ना हो कि दो होल्स आप यहीं सिलेक्ट कर लें, एक होल ये कर लिया, एक होल ये कर दिया, वो लाइन सही तरह कट ही नहीं करेंगी, एक होल जहाँ करें, एक होल जहाँ करें, ताकि जो लाइंस कट करें वो क्लियर कट करें, क्लियर। तो हेडिंग क्या लिखी थी आपने, फाइंडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर लैमिना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1, मेक 2 or 3 होल्स near to the edges of the lamina. Make 2 or 3 holes near to the edges on the lamina. ये होल्स हैं, ये बेटा ए बी सी होल्स कर दिए मैंने। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद क्या करेंगे, हैंग द लैमिना ऑन अ पिन, ये फिगर 2 है, hang the lamina on the pin as shown in figure 2. Hang the lamina with the pin as shown in figure 2. Next point, the lamina should oscillate freely if disturbed. The lamina should oscillate freely if disturbed. फंसा हुआ ना हो, freely oscillate करता हो। Lamina should oscillate freely, you हाथ धक्का मार के छोड़े, freely oscillate करता हो when disturbed. उसके बाद next point, when lamina stops, ये खुद रोक दें इसको, when lamina stops, hang the plumb line with the same pin, ये plumb line, when the lamina stops, hang the plumb line from the same pin and mark the dot under the thread on the lamina. And mark the thread, ये mark किया, mark a dot, sorry, mark a dot under the thread on lamina. यहाँ पे dot mark किया, देख लें यहाँ पे। When the lamina stops, hang a plumb line through the same hole and mark a dot under the thread on the lamina. Okay, but remove the lamina and draw a line from the hole to the mark. Remove the lamina, draw a line from hole to the dot marked. Remove the lamina and draw a line from hole to the dot marked. Next step, repeat the above steps for different holes. Repeat the above steps for different holes. The points where lines cut, the point where lines intersect will be COG.
the point where lines cut will be COG. डन. जहां पे लाइन कट करेंगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. एक दो होल्स, कम से कम 2 होल चाहिए, 3 करेंगे तो ज्यादा कंफर्म हो जाएगा. फिर उंगली पे बैलेंस करके देख लेंगे, गिरेगा नहीं, यहां पे बैलेंस हो जाएगा. इस तरीके से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा बेटा, जो छोटी बॉडीज होती है ना, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट होता है. सेम पॉइंट होता है. बहुत बड़ी बॉडी हो ना, मून के बराबर, अर्थ के बराबर, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास डिफरेंट हो सकता है. लेकिन जो छोटी बॉडीज होती है ना, पहाड़ भी छोटी बॉडी है, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर मास एक ही पॉइंट है. ठीक है, लिख लें. फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास आर अप्रॉक्सिमेटली सेम पॉइंट्स. फॉर द स्मॉलर मास center of gravity and center of mass are approximately same points. तो हमें स्मॉलर मैस ही आएंगे. अच्छा भाई, नेक्स्ट डेफिनेशन, अप्रॉक्सिमेटली सेम पॉइंट्स, सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा लिखिए, कपल. कपल, कपल भी कहते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं. कपल, कपल क्या होता है? टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस इज नोन एज अ कपल. लिखो, टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल. टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, two equal, opposite and parallel forces forms a couple. Two equal, opposite and parallel forces forms a couple. जी, अगर ओनली कपल एक्ट कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी है बॉडी पे? 0. क्यों भाई? 10 न्यूटन अगर ये ऊपर है सपोज, और ये भी 10 न्यूटन है, तो ये ऊपर है, ये नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगी ना. देखिए, इफ ओनली कपल एक्ट्स ऑन द बॉडी देन रिजल्टेंट फोर्स इज 0. इफ ओनली कपल एक्ट्स ऑन द बॉडी, पहले लिख लो, इफ ओनली कपल एक्ट्स ऑन द बॉडी देन रिजल्टेंट फोर्स इज 0. जी बेटा, अब बोलो क्या कह रहे हो? फिर बोलो दोबारा, पिवट क्या होगा? नहीं, जरूरी नहीं है कपल की बात. अगर ओनली कपल एक्ट कर रहा है ना, कपल का जो रिजल्टेंट होता है ना वो 0 होता है. देखो, ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है. अगर अदर को फोर्स लग रही है वो तो होगा, कपल का रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है. अगर बॉडी पे सिर्फ कपल एक्ट कर, वो तो पिवट हो गया ना, वहां पे तो और फोर्स भी एक्ट कर रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. कपल की रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है. तो कपल क्या करती है? एक्सेलरेट करती है. रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेट क्या करती है? टर्न करती है. ये टर्न करने की कोशिश करती है. तो लिखिए, कपल हैज अ टर्निंग इफेक्ट. Couple has a turning effect. Couple has a turning effect known as torque. T-O-R-Q-U-E. Couple has a turning effect known as torque. T-O-R-Q-U-E. कपल के टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कहते हैं. अच्छा भाई, आपको पता है चीजों को घुमाने के लिए हम कपल अप्लाई करते हैं. कभी सोचो, डेक का वॉल्यूम ऊंचा करना है, यूं घुमाते हो ना, थंब से ऊपर, उंगली से नीचे, टैप खोलनी है, इस फिंगर से इधर, थंब से उधर, यूं यूं जोर लगा रहे हो, यूं बॉटल का ढक्कन खोलना है, लिड, कपल अप्लाई करते हो. गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना है, अभी मेरी बात जरा सुनिएगा गौर से, अभी आपको क्वेश्चन आएगा फौरन. गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना है, एक फोर्स यूं लगाई हाथ से, एक हाथ से फोर्स यूं लगाई, तो क्या बन गई? कपल. आप कहेंगे नहीं सर, मैं तो स्वैग हूं, मैं तो एक हाथ से गाड़ी चलाता हूं, मैं तो 2 हाथों से चलाता ही नहीं हूं, तो फिर कपल कैसे हो गया? सुनो, फिर कपल हो जाता है. सुनो प्लीज पे अटेंशन. देखो, ये स्टीयरिंग है ना गाड़ी का प्यारा सा, आप एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ है. सॉरी, मजाक कर रहा हूं. ओके, सो यू नो, आप एक हाथ से फोर्स लगा रहे हो नीचे, लाइक दिस. जब आप फोर्स लगाते हो, क्या स्टीयरिंग आपकी गोद में नीचे एक्सेलरेट होकर गिर जाता है? कभी गिरा स्टीयरिंग?
गिरा तो इन्ना लिल्ला हो जाएगा ना, कभी नहीं गिरा ना, स्टेयरिंग नहीं गिरता नीचे। क्यों नहीं गिरता? कि हमारी फोर्स को यहां पे एक ऑटोमेटिकली फोर्स आती है, बैलेंस कर लेती है, या पे नॉर्मल रिएक्शन पैदा हो जाता है खुद से हमारी फोर्स की इक्वल। मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूं, मैंने ये अप्लाइड फोर्स की, इसके इक्वल यहां पे फोर्स पैदा हो गई। ये दोनों क्या बन गए? इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्स। ये कपल बन गया, ये भी कपल बन गया। हमने नहीं अप्लाई किया लेकिन बन गया। आप एक हाथ से, ये मैं पंखे को, ये पंखे के भी इसको यूं घुमा रहा हूं, उधर को पुश कर रहा हूं, मैं तो एक फोर्स लगा रहा हूं। फिर ये कपल कैसे है? एक मैंने लगाई है, एक यहां हिंज पे यूं क्रिएट हो गई है। हमें कैसे मालूम हुआ? भाई पंखा उधर तो नहीं गया ना आपकी तरफ, मैंने तो फोर्स लगाई थी, वो तो घूमा है। बेटा अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो तो बॉडी एक्सेलरेट करती है। स्टीयरिंग हमारी गोद में नहीं गिरता, मैं नीचे खींच रहा हूं, घूम रहा है, गिर नहीं रहा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, टर्न कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो फोर्स है उसको यहाँ पे जो इसके एक्सेल है, जो जिससे घूम सकता है, ऑटोमेटिकली बिल्टअप हो गई है फोर्स। ओके, और एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा क्लियर मज़ा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रही। ये जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एक रॉड का, यहाँ पे पिवट है, क्या ये बैलेंस होगा? नहीं होगा ना बैलेंस। क्या करेगा? किधर गिरेगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सुना मेरी बात? अच्छा, पहले क्लॉकवाइज गिरेगा, पहले टर्न होगा, बाद में स्लिप करेगा, पहले टर्न होगा, पहले टर्न होगा। आप देख लो मेरे हाथ पे, मैं मार्कर को यूं रखता हूँ, सेंटर ग्रेविटी यहाँ पे, मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ, पहले टर्न, फिर नीचे गिरेगा, पहले घूमेगा। जरा गौर करें इस पर, दोबारा देखिए, पहले टर्न होता है फिर स्लिप होता है, मतलब पहले टर्निंग इफेक्ट है। मीन्स लिसन, यहाँ पे मैंने फोर्स मैंने नहीं लगाई, अर्थ ने लगाई, क्या? वेट। पिवट पे ऑटोमेटिकली बिल्टअप हो गई वेट, कपल बन गया, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो गया। ये कपल है। कपल क्या होता है? टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस। कभी हम डेलिबरेटली अप्लाई करते हैं, कभी ऑटोमेटिकली हो जाती है। नॉब घुमाने के लिए दोनों हाथों से जोर लगा रहे हैं, अंगूठे से नीचे, अंगूठे से ऊपर, फिंगर से नीचे नॉब घुमा रहे हैं, वॉल्यूम तेज कर रहे हैं, टैप खोल रहे हैं, यू नो। तो चीजों को टर्न करने के लिए वी अप्लाई व्हाट? कपल। वी अप्लाई व्हाट? कभी डेलिबरेटली दोनों हाथों से, कभी एक हाथ से, तो ऑटोमेटिकली बिल्टअप हो जाता है। कपल अप्लाई करते हैं। और कपल के टर्निंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टॉर्क। क्या बोलते हैं? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ कपल इज कॉल्ड टॉर्क। अब टॉर्क की डेफिनेशन क्या है? इतना कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, आपके सिलेबस पे है तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम टॉर्क की मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम मोमेंट्स के मेथड से करेंगे, क्योंकि टॉर्क का आंसर और मोमेंट का आंसर सेम होता है। कॉन्सेप्ट सेम नहीं है, आंसर सेम है, तो हम आंसर जैसे मर्जी निकालें। तो अगर मुझे इसका टॉर्क निकालना है, लिसन, ये दो फोर्सेज हैं, तो ये क्या है? कपल है। ये क्या है? कपल। मुझे इनका टॉर्क निकालना है, तो मैं पता क्या करूंगा? टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क होता है कोई सी एक फोर्स F मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज, नॉट फ्रॉम पिवट, नॉट फ्रॉम पिवट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये टॉर्क की डेफिनेशन है। व्हाट इज टॉर्क? इट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस। मोमेंट क्या है? मोमेंट है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। टॉर्क क्या है? फोर्स, कोई सी एक फोर्स, कपल की कोई सी एक फोर्स, एक मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो लिखिए डेफिनेशन टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन लिखिए। टॉर्क क्या होता है? इट इज फोर्स, कौन सी फोर्स? कपल की फोर्स की बात कर रहा हूं, हाँ, कपल की फोर्स होती है। इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, ताकि कपल भी डिफाइन हो जाए। इट इज फोर्स multiplied by perpendicular distance between two equal opposite and parallel forces. It is force multiplied by perpendicular distance between two equal opposite and parallel forces. अब मैं आपको समझाता हूं इनका आंसर सेम कैसे होता है। जरा देखिए, एक पॉइंट लिखिए, द वैल्यू ऑफ मोमेंट एंड टॉर्क, the value of moment and torque are equal. The values of moment and torque are equal. 99% इक्वल होती हैं, जो 1% है वो आपके सिलेबस में नहीं होगा।
हाँ, दे आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ मोमेंट एंड टॉर्क आर इक्वल। हाँ, इसीलिए लिखो ना, द वैल्यू ऑफ मोमेंट एंड टॉर्क आर इक्वल, सो दे कैन बी रिप्लेस्ड फॉर ईच अदर, कॉन्सेप्ट सेम नहीं है, वैल्यूज सेम है, सो दे कैन बी रिप्लेस्ड फॉर ईच अदर। अच्छा भाई, ये इसी की बात करते हैं बच्चे, ये 10 न्यूटन फोर्स, ये 10 न्यूटन फोर्स। हाँ भाई, प्लीज पे अटेंशन, ये 10 न्यूटन फोर्स है, इनके दरम्यान डिस्टेंस गिवन है आपको बच्चे, ये डिस्टेंस है 4 मीटर। फाइंड टॉर्क, ड्रॉ करो। 10 न्यूटन 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फाइंड टॉर्क, टॉर्क निकालना है, टॉर्क। टी को यूं लिखते हैं, इसको टॉ कहते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है टॉ, इसको टॉ बोलते हैं, TAU। FSC में आपको नहीं पढ़ा, टॉर्क पर टी लिख दो, पूरा लिख दो टॉर्क। हाँ जी, क्या बनेगा आंसर, क्या आंसर आएगा? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। फोर्स कितनी है? 10। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम? 4। क्या आंसर आ गया? 40 न्यूटन मीटर। यूनिट वही बनेगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर। कौन सा मोमेंट, कौन सा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। टॉर्क कितना है? सही है। अच्छा, अब जरा सुनिए, इसी बॉडी पे बराबर आओ मेरे बेटा, जल्दी से बराबर आओ। इसका टॉर्क है कोई सी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अच्छा बच्चे, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, यहां पे अलग से ड्रॉ कर देता हूं। इसी बॉडी पे यहां पे 10 न्यूटन लग रही है फोर्स, यहां पे 10 न्यूटन लग रही है। टोटल लेंथ कितनी गिवन है आपको? 4 मीटर। यहां पे एक पॉइंट है x, यहां पे एक पॉइंट है। एग्जामिनर कहते हैं फाइंड मोमेंट अबाउट x। यहां पे फाइंड, वही बॉडी है, यहां पे x पॉइंट था, कहते हैं फाइंड मोमेंट अबाउट x। फाइंड मोमेंट अबाउट x। जिसके अबाउट मोमेंट लेना होता है ना, उसको हम पिवट कहते हैं। मतलब इसको हमने x को क्या सपोज कर लेना है अब? फाइंड मोमेंट अबाउट x। ये डिस्टेंस गिवन है आपको, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, मुझे बताना भूल गया। ये डिस्टेंस 1 मीटर है। जिनको नजर नहीं आ रहा देख ले, मैंने 1 लिखा है यहां पे, मुन्ना सा 1 लिखा है। फाइंड मोमेंट अबाउट x। मोमेंट निकालना है। स्टेप्स क्या कहते हैं भाई? ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली। एरोस गिवन है। पिवट, जिसके अबाउट मोमेंट निकालना है वो पिवट है, एक्स पिवट है। एक्स को क्या जूम करना है? पिवट। जिसके अबाउट मोमेंट निकालना है वो पिवट है। डिस्टेंस, कितना कितना डिस्टेंस है बेटा? नजर आ रहा है आपको डिस्टेंस? ये फोर्स वर्टिकल है, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगा। कितना है पिवट से लेके? यहां पे ब्रैकेट में 1 लिखते हैं। और पुत्र दूसरी फोर्स का कितना डिस्टेंस है पिवट से? 4 है कि 3 है? बेटा 4 तो इस कोने से कोने तक है ना, x से लेके यहां तक। 4 में से ये उड़ा दे, बाकी 3 बचा मेरा बेटा, ये 3 है, तो ब्रैकेट में लिख दें 3। सही है, कोई गलती तो नहीं की मैंने? अच्छा, कैसे घुमाना चाह रहा है? टाइप ऑफ मूवमेंट। ये फोर्स किससे घुमाना चाह रही है? टीचर ने क्या बताया, क्या किया करें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पेन रखना है। कहां से पकड़ना है? पिवट से पकड़ना है। कोना रखना है पिवट के ऊपर, कोना, कॉर्नर रखा करें। फोर्स की धक्का मारे, कैसे घुमाना चाह रही है? क्लॉकवाइज। तो ये तो फोर्स है, क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है। अब दूसरी फोर्स कैसे घुमाना चाह रही है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, पेन को पकड़ना है, पिवट वाले पे कोना रखना है, ये कोने को हिलने नहीं देना। फोर्स की डायरेक्शन खींचे, ये भी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या आएगा? दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 इंटू 1 बेटा, 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 30 40 न्यूटन मीटर। क्या उसका आंसर भी वही था, सेम आंसर। किसी बॉडी पे जितना टॉर्क होता है उतना ही मोमेंट होता है। जितना टॉर्क होता है उतना ही, तो टॉर्क जरा अजीब सी चीज लग रही है ना, बकवास सी, तो हम दफा करो, हम नहीं बढ़ते। हम मोमेंट के मेथड से करेंगे क्वेश्चन। हमें ये टीचर ने ज्यादा सिखाया है, इस पे ज्यादा कंफर्टेबल है हम। हालांकि आसान है,
कोई सी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। मोमेंट में पिवट होता है, यहां पे पिवट नहीं होता। गेट इट? हम इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे, बस आपको टॉर्क की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और आपको कपल के बारे में पता होना चाहिए बस। अगर एग्जामिनर कहेगा ना फाइंड टॉर्क, तो हम बस मोमेंट निकाल देंगे चुप करके, उसकी बात को इग्नोर मारेंगे। जैसे टीचर की बात इग्नोर मारते हैं ना, होमवर्क कभी नहीं करते, ऐसे ही एग्जामिनर की बात को इग्नोर मारेंगे। बेटा मुझे पता टाइम खत्म हो गया, लेकिन मुझे दो डेफिनेशन लिखवा के जाना है। लिखिए डेफिनेशन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम equilibrium means balanced. Equilibrium means balanced. इसके नीचे लिखे conditions of equilibrium. There are two conditions of equilibrium. बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब ये दो कंडीशंस को फुलफिल करेगी। What are the conditions of equilibrium? Number 1, resultant force in any direction must be zero. Resultant force must be zero, लेकिन ज्यादा प्रिसाइज, resultant force in any direction must be zero. अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? resultant force in any direction must be zero. हाँ जी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होनी चाहिए। यार हमें कैसे पता चलेगा किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है या नहीं है? जो एक्सेलरेट नहीं कर रही, जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, जो एक्सेलरेट नहीं कर रही, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, ए जीरो तो एफ जीरो। जो बॉडी भी एक्सेलरेट नहीं कर रही, जो बॉडी भी एक्सेलरेट नहीं कर रही, वो फर्स्ट कंडीशन को तो पूरा कर ही रही है। गेट इट? ये पंखा घूम रहा होता है ना, एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, मोमेंट बैलेंस नहीं है। अच्छा भाई, नंबर 2 कंडीशन, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो। Resultant moment about any point must be zero. Resultant moment about any point must be zero. Resultant moment about any point must be zero. ये सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फोर्स भी जीरो होनी चाहिए, मोमेंट भी जीरो होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिखते होते हैं बच्चे बाज दफा, इसको नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, मेरा लिखो, सेकेंड कंडीशन को ऐसे भी लिखते होते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ, भाई जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल होगा तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा? जीरो। रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होगा। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखवा दी ना तुम लोगों को ऊपर, कौन सी? रिजल्टेंट मोमेंट शुड बी जीरो, या ये लिखवाई सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is known as, above statement is known as principle of moments. देखो, above statement is known as, above statement is known as principle of moments. Above statement is known as principle of moments. जबरदस्त जी मेरा बेटा। आज हमने क्या डिस्कस किया, नई चीज क्या पढ़ी? आज हमने पढ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? वो पॉइंट जहां से वेट अपीयर्स टू एक्ट, वो पॉइंट जहां पे वेट का लाइन ऑफ एक्शन गुजरता है, वेट अपीयर्स टू एक्ट, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म बॉडी का मिडल में होता है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का कहां पर होता है? जहां पे मास मैटर चला जाता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्लम लाइन, और उसको हैंग करते हैं, जहां पे प्लम लाइन गुजरता है वहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, किसी और पोजीशन से हैंग करते हैं जहां पे दोनों लाइनें कट करती हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। उस पॉइंट पे बॉडी को बैलेंस करके देख लें, वही होगी। फिर हमने पढ़ा कपल। कपल क्या होता है? टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस। ये वो न्यूली मैरिड कपल नहीं है, ठीक है? ये कौन सा कपल है? कपल ऑफ फोर्सेस। कपल ऑफ टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस इज नोन एज कपल। और कपल की क्या टेंडेंसी होती है? टर्न करना चाहता है। कपल का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस। और जो टॉर्क का आंसर होता है वही मोमेंट का आंसर होता है, तो मोमेंट ही पढ़ेंगे। और आखिर में हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी। ओके, एक बात बताना भूल गया, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये नहीं लिख रही इक्विलिब्रियम इन बैलेंस्ड, ये डेफिनेशन नहीं है। ये बस लिख दें आप इखलाकन, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस्ड। व्हाट इज इक्विलिब्रियम में दोनों कंडीशंस लिखना जरूरी है। तो जब भी पूछे व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम, आप लिखिए इक्विलिब्रियम इन बैलेंस्ड, द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो एंड इफ रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो। ये कहना जरूरी है, चाहे एक नंबर का हो, आपको पूरा बताना है इसको। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको स्टॉप कर दो।